Hello, welcome to Avyan IAS. I'm Gaurav Saini, फैकल्टी ऑफ जनरल स्टडीज़ एट अव्यान IAS. तो लास्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स और बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने बताया था आपसे कि शेड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं, नॉन शेड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं. जिसमें बताया था कमर्शियल बैंक नॉन शेड्यूल्ड भी हो सकता है और शेड्यूल्ड बैंक भी हो सकता है, और कोऑपरेटिव बैंक शेड्यूल्ड बैंक भी हो सकता है और नॉन शेड्यूल्ड भी हो सकता है. तो बेसिकली मैंने बताया था शेड्यूल्ड बैंक कौन सा होता है, जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में लिस्ट है, उसको हम बोलते हैं शेड्यूल्ड बैंक. फिर मैंने बताया था कि आपका कमर्शियल बैंक कौन सा होता है. फिर नेक्स्ट बताया था कोऑपरेटिव बैंक्स क्या है. कोऑपरेटिव बैंक्स मैंने बताया था आपको क्या होते हैं, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं होता. प्रॉफिट मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता. क्या होता है, टू इंक्रीज द सेविंग हैबिट और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है. मीन्स 8-10 हम लोगों ने बैंक खोल लिया, हम उसके क्या हो गए, ऑनर भी हो गए, प्रमोटर भी हो गए, और हम उसके क्या हो गए, एक तरह से कस्टमर भी हो गए. हम उसके कस्टमर भी हो गए. तो बेसिकली जो हमारे पे सरप्लस अमाउंट है, पैसा है, उसको हम सेव करने के लिए हम सेव कर लिया, और जिसको जरूरत हुई हमने उसको उधारी में पैसा दे दिया. तो मैंने बताया था आपको कोऑपरेटिव बैंक्स की, मैंने आपको कैटेगराइजेशन बताया था कि कौन कौन से होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स. इसमें मैंने बताया था आपको अर्बन लोकल बॉडीज, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, आरसीबीज, अर्बन और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स. अर्बन में मैंने बताया था आपको शेड्यूल्ड होते हैं, शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, और नॉन शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आपके. सेम रीजनल में, रूरल वाले में क्या बताया था आपको मैंने, रूरल कोऑपरेटिव में क्या बताया था, शॉर्ट टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होते हैं. सेम इसके अंदर बताया था सिंगल स्टेट होता है जो किसी एक स्टेट ने सेटअप किया है, और मल्टी स्टेट. ये क्या होता है आपका, ये भी सिंगल स्टेट और मल्टी स्टेट. मींस जैसे हरियाणा ने सेटअप करा तो सिंगल स्टेट, हरियाणा पंजाब राजस्थान ने मिलकर सेटअप किया, दैट इज कॉल्ड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, मल्टी स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आपका. क्लियर. अब देखिए, ये मैंने बताया था शॉर्ट टर्म होते हैं और लॉन्ग टर्म होते हैं. शॉर्ट टर्म मैंने 3 बताया था. कौन सा, स्टेट लेवल पे कौन सा होगा, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सा होगा, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और जो बिल्कुल बॉटम पे होगा, जो आपका रूरल में आपका जो बिल्कुल बॉटम पे होगा, आपका जो बिल्कुल जो गांव के पास होगा, जो गांव में होगा, वो कौन सा होगा, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज. क्लियर. और लॉन्ग टर्म में कौन सा होगा आपका, लॉन्ग टर्म में पहला होगा आपका स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक. दूसरा कौन सा होगा आपका, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, जो विलेज लेवल पे होगा और ये स्टेट लेवल पे होगा आपका. तो ये मैंने आपको बताया था, ये पूरा स्ट्रक्चर आपका पूरा कोऑपरेटिव बैंक से क्या आपका स्ट्रक्चर है. तो अब देखिए, अभी अमेंडमेंट्स हुआ है, अभी क्या है, अमेंडमेंट हुआ है. देखिए आप, सबसे मेन चीज ये जो है आपके, ये वाला, ये जो भी बैंक्स है आपके, ये जो आपके प्राइमरी एग्रीकल्चर और ये दोनों, ये क्या है, दे आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आउटसाइड द परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. मींस ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर रेगुलेट नहीं होते. तो इसका मतलब क्या है, इन तीनों बैंक्स को, इन तीनों टाइप के बैंक्स को आरबीआई रेगुलेट कर सकता है, नहीं कर सकता. आरबीआई रेगुलेट इसे नहीं कर सकता. अब जो आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होता है, जो आपके सिंगल स्टेट बैंक है, ये कैसे रजिस्टर होते हैं,
दे आर रजिस्टर्ड एज, कैसे रजिस्टर्ड होते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, दे आर रजिस्टर्ड एज कोऑपरेटिव सोसाइटीज, लेकिन किसके अंडर? स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर। किसके अंदर? स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर ये रजिस्टर होता है। ये किसके अंदर रजिस्टर आपके होते हैं? सेम जो मल्टी स्टेट होते हैं, मल्टी स्टेट भी क्या होते हैं आपके? एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन किसके अंडर रजिस्टर होते हैं? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 किसके अंडर होते हैं? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002। और इन्हें रेगुलेट कौन करता है? इन्हें रेगुलेट कौन करता है? ये आपका सिंगल स्टेट और मल्टी स्टेट, इन्हें रेगुलेट करता है सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, रेगुलेट कौन करता है इसको? देखिए, रेगुलेट करता है इनको सेंट्रल, अभी तक का बता रहा हूं, जब ये अमेंडमेंट हुआ उससे पहले का बता रहा हूं आपको मैं, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये इनको रेगुलेट करता है, लेकिन सुपरवाइज कौन करता है? इनको सुपरवाइज करता है आरबीआई। आरबीआई सुपरविजन फंक्शन करता है। सुपरविजन फंक्शन कौन करता है? आरबीआई। जो अभी क्या चेंज आया है, रेगुलेट कौन करता है इसको? सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और सुपरवाइज कौन करता है इसको? सुपरवाइज करता है इसको आरबीआई, सुपरवाइज करता है इसको आरबीआई। अब देखिए आप, तो ये जो आपके हो गई प्राइमरी वाला जो आपका है, ये किस पे? ये रूट लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि ये विलेज में खोला गया है, ये विलेज में ओपन हो सकते हैं। और मैंने बताया ये किसमें? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ये नहीं आता है। सो इसका मतलब क्या है? देखिए बाप, अब देखिए, जितने भी आपके ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, ये जो है ये किसके अंडर रजिस्टर है? दे आर रजिस्टर्ड अंडर स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, ये रजिस्टर्ड है स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंडर, ये रजिस्टर्ड है। जो भी स्टेट है उस स्टेट का जो कंसर्न होगा। और इन पे जो है, इन पे डुअल रेगुलेशन होता है। क्या होता है? डुअल रेगुलेशन मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट भी रेगुलेट करता है इनको, और इनको आरबीआई भी रेगुलेट करता है। देखिए एक चीज और देखिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आ गया था 1949 में, लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को अमेंड किया गया 1966 में, और उस अमेंडमेंट के थ्रू इन कोऑपरेटिव बैंक्स को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर लाया गया। तो इस एक्ट के थ्रू इसको रेगुलेट किया जाता है, इन दोनों को और अर्बन लोकल बॉडीज को। ये अभी भी आउटसाइड द परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के, इससे बाहर है आपका। अब देखिए, अब इन बैंकों पे चाहे आपका ये अर्बन हो, चाहे आपका ये अर्बन वाला हो, और चाहे आपका ये वाला पार्ट हो, इन पे क्या है? डुअलिटी ऑफ कंट्रोल है। अभी तक क्या था? मैंने क्या बताया? 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कब इसके अंडर लाया गया? अर्बन वाले को और इनको कब इसके अंडर लाया गया? अमेंडमेंट किया गया 1966 में, अमेंडमेंट किया गया 1966 में, और उस अमेंडमेंट के अंडर क्या गया? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को और अर्बन लोकल बॉडीज को इसके अंडर लाया गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर लाया गया। और उसके बाद से इस पे क्या था? डुअलिटी ऑफ कंट्रोल था। डुअलिटी ऑफ कंट्रोल, इसका मतलब क्या है आपका? मींस अब तक क्या था आपका? जो भी आपके ये जो इस बैंक के बैंकिंग फंक्शन, इनके बैंकिंग फंक्शन, लिक्विडेशन वाला, अमेलगमेशन वाला, कौन से? बैंकिंग फंक्शन, अमेलगमेशन और लिक्विडेशन किस का? अर्बन लोकल बॉडीज, स्टेट कोऑपरेटिव बॉडीज एंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बॉडीज,
इनका कौन कर रहा था? रेगुलेट और सुपरवाइज कौन करता है इसको? आरबीआई करता है। इन फंक्शंस को कौन करता है? आरबीआई करता है। रेगुलेट भी और सुपरवाइज भी, रेगुलेट भी और सुपरवाइज भी। कौन कौन से फंक्शन को? बैंकिंग फंक्शन, लिक्विडेशन और अमेलगमेशन। जो नॉन बैंकिंग एस्पेक्ट है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उसे कौन रेगुलेट करता है? उसे स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी बात, अगर आरबीआई को लगता है कुछ इन बैंक्स का कुछ ऐसा फंक्शन है, कुछ ऐसा ऑपरेशन जो पब्लिक को नुकसान पहुंचा रहा है, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में, तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई इसके जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इन बैंक्स के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसको सुपरसीड कर सकता है अगर आरबीआई को ये लगता है। दूसरी मेन बात इसके अंदर देखिए, इन बैंक्स के अंदर आपको कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट करना है या चेयरमैन अपॉइंट करना है या आपको होल टाइम मैनेजर अपॉइंट करना है, तो आपको इसके लिए इन बैंक्स के अंदर आरबीआई का अप्रूवल क्या है? रिक्वायर्ड नहीं है, आपको जरूरत नहीं है। लेकिन बट अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में हुआ तो आरबीआई सुपरसीड कर सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। क्लियर? इसको क्या कर सकता है? वो उसको सुपरसीड कर सकता है, इसके बोर्ड को। क्लियर? अब देखिए, तो इतना क्लियर हुआ। अब जो अमेंडमेंट हुआ है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर 1949 में, क्या अमेंडमेंट हुआ है? 1949 में क्या अमेंडमेंट हुआ है? अभी 2020 में अमेंड किया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को। इसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए? देखिए, एक तो क्या अमेंडमेंट हुआ आपका? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1920, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020। क्या हुआ है? पहला क्या अमेंडमेंट किया गया इसके अंदर? पहला अमेंडमेंट किया गया है कि आपको आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होगा कोऑपरेटिव बैंक्स को। किस चीज के लिए? अगर वो कोई भी शेयर्स और इक्विटी इशू कर रहे हैं, कोई भी शेयर्स को डाइल्यूट कर रहे हैं या अपनी कोई भी इक्विटी को वो इशू कर रहे हैं, अपने शेयर्स को डाइल्यूट कर रहे हैं, अपने शेयर्स बेच रहे हैं, तो दे नीड अ आरबीआई अप्रूवल। आरबीआई के अप्रूवल के बाद अपने शेयर्स और इक्विटी वो इशू कर सकते हैं। दूसरा कोई भी बॉन्ड्स या फिर अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स और कोई भी ऐसी सिक्योरिटी जिसकी मैच्योरिटी ऑफ नॉट लेस देन 10 ईयर्स, 10 साल से कम है, तो अपने वो शेयर्स भी इशू कर सकता है, बॉन्ड्स भी इशू कर सकता है, डिबेंचर्स भी इशू कर सकता है अगर उसकी मैच्योरिटी 10 साल से कम है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए उसको आरबीआई का अप्रूवल उसे चाहिए होगा। दूसरा मैंने बताया, आरबीआई कैन सुपरसीड द मैनेजमेंट। आरबीआई सुपरसीड कर सकता है मैनेजमेंट को, पहले नहीं कर सकता था लेकिन अब ये कर सकता है। सुपरसीड द मैनेजमेंट ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स का। क्लियर? और आरबीआई कोई भी स्कीम लेके आ सकती है, किसके रिगार्डिंग एमलगमेशन ऑफ एनी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, एससीबीज और डीसीसीबीज, इनको अमेलगमेट करने के लिए कोई भी स्कीम लेके आ सकती है विदाउट प्लेसिंग इट अंडर मोरेटोरियम। मोरेटोरियम का मतलब होता है कि उसके अकाउंट्स और उसके डिपॉजिट्स पे, अकाउंट्स हो गए जो उसके अकाउंट्स और उसके विड्रॉल, पैसा निकालना और डिपॉजिट डालने पे कोई भी उसे फ्रीज वो नहीं करेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन उस पर नहीं लगाएगा। बिना कोई रिस्ट्रिक्शन लगाए उसके डिपॉजिट्स पे, उसके विड्रॉल्स पे आरबीआई क्या कर सकता है? आरबीआई अमेलगमेट
कर सकता है उस बैंक को, अमेलगेमेट कर सकता है उस बैंक को। तो ये आपका है कोऑपरेटिव बैंक, ये आपका है कोऑपरेटिव बैंक्स।